मेरे प्यारे शेर स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे एकदम सबसे स्पेशल आप लोग के फिजिक्स के क्लास में। आज यहाँ से आप लोग के फिजिक्स के मेरे प्यारे बच्चों 15 VVI एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड एकदम एग्जाम वाला प्रश्न आप लोग के लिए बीच हम लेकर आए हैं। यहाँ से आप लोग को इन प्रश्नों को नोट्स ही नहीं करना है बल्कि इनको सीधा से एकदम दिल के सच्चे मन से आप लोग को याद भी करना है ताकि आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप लोग का तैयारी सबसे जबरदस्त हो और वहां से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सबसे ज्यादा नंबर आप लोग उठा के लाए। और आप लोग के लिए एक सुंदर सा लाइन है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ जल भी यहीं से निकलेगा। ठीक है ना, न ही घबराइए और न ही मायूस होइए मेरे शेरनियों। ठीक है ना, न ही घबराइए और न ही मायूस होइए मेरे शेरनियों, इन्हीं रातों के दामन से कल सुनहरा कल निकलेगा। और आप लोगों का जो यह संघर्ष का दौर है ना, इसे घबराना नहीं है और इन्हीं संघर्ष के रातों में हम लोग को संघर्ष कुछ इस तरह करना है कि आने वाले समय में मेरे प्यारे बच्चों एक इतिहास आप लोगों को लिख देना है। यहां से हम लोग आज फिजिक्स के सबसे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI एकदम वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जिसको आप लोग लघु उत्तरीय 2 नंबरिया कहते हैं ना। आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से आप लोगों को दिल दिमाग में पूरी तरह से सेट करेंगे। बस मेरे प्यारे बच्चों एकदम 100% ईमानदारी के साथ ये पूरा वीडियो देखिएगा। क्लास में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आप लोग का नहीं आने वाला है। बाकी हम यहां से अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग दिल दिमाग बस मेरे क्लास पर लगाए रहिएगा। ठीक है ना, बस क्वेश्चन निगाहों पर और जो बोलेंगे ना बस उसको दिल में क्या करना है, सेट करते रहना है। यहां देखिएगा बाबू लोग, सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन है कि क्रांति कोण को परिभाषित करें और इसके शर्तों को लिखें। ठीक है ना, यह आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब इसको कैसे याद करना है हम बताते हैं। ठीक है ना, देखिएगा उत्तर में लिखा गया है कि क्रांति कोण जब प्रकाश के किरण, ठीक है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब सघन माध्यम की किरण का वह आपतन कोण जिसके अनुरूप विरल माध्यम में अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। अब आप लोगों को परिभाषा से क्रांति कोण उतना नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों को हम एक डायग्राम यहां से बना के समझाना चाहेंगे कि आप लोग डायग्राम के मदद से आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बाबू लोग समझ गए ना, आप लोगों को हम यहाँ डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, आप लोग को हम बताए थे कि यह मेरे प्यारे बच्चों एगो कोई हमारा यह सतह हो गया। ठीक है ना, इस सतह के इधर वाला जो माध्यम है ना हम लोग कह देते हैं सघन। समझ गए ना, क्या होता है सघन। और इधर वाला जो माध्यम है ना बाबू हम एकरा के कह देते हैं विरल। समझ गए ना, यह हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग कि हम लोग एकरा पे यह लंब एगो डाल दिए, यह क्या हो गया, अभिलंब हो गया। समझ गए ना, हम यहां पर लिख देते हैं यह लंब चाहे अभिलंब हम लोग का हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप लोगों को समझना है कि प्रकाश की किरण आप लोगों को मालूम है कि सघन से विरल में जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, सघन से विरल में जाएगा तो वह मेरे प्यारे बच्चों अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। समझ गए ना, क्या होता है, अभिलंब से दूर भागेगा। जैसे आप लोग देखिएगा कि हम यहां से कोई प्रकाश के रे को यहां पर मारे, ठीक है ना, तो यह अभिलंब देखिएगा, इसका डायरेक्शन कहां है, इसका डायरेक्शन अभी इधर है। ठीक है ना, तो यह अभिलंब से दूर भागेगा क्योंकि हमारा प्रकाश का रे यहां से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहां से, यानी हमारा प्रकाश का रे सघन से कहां जा रहा है, विरल में। तो हमारा यह अभिलंब है तो अभिलंब से अपनी प्रारंभिक दिशा से दूर हटता है। ठीक है ना, तो बताइए इधर हटेगा तो भी सट जाएगा ना, इधर हटेगा तो दूर होगा, यानी यह हल्का सा इधर हमारा जाएगा। समझ गए ना, कहां जाएगा, इधर जाएगा क्योंकि सघन से विरल में जाता है तो यह मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, दूर भागता है। अब ये वाला एंगल को हम लोग क्या करते हैं, θ1 मान लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हल्का सा एंगल बढ़ा के और हम यहां से ड्रॉ करें। देखिएगा हम हल्का सा एंगल बढ़ा के मारे, यहां देखिएगा हल्का सा एंगल हम यहां पर दिए बाबू, ठीक है ना, हल्का सा एंगल हम यहां पर दिए तो यह मेरे इसका दिशा देखिएगा इधर था। ठीक है ना, इसका दिशा कहां था, इधर, लेकिन यह अभिलंब से दूर भागेगा ना तो यह हमारा हल्का सा इधर जाएगा ना, इधर जाएगा क्योंकि हमारा अभिलंब से दूर भागता है। तो ये वाला जो एंगल है ना हम एकरा का θ2 कर लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसा एंगल हम यहां से ड्रॉ करेंगे, देखिएगा, ठीक है ना, ऐसा एंगल यहां पर गया। ठीक है ना, कि इसका दिशा था हमारा इधर, ठीक है ना, कहां था दिशा, इधर, लेकिन अभिलंब से झुकने के कारण यह इस
पर आ गया, देख रहे हैं ना, वह कौना पे आ गया, इस अभिलंब से दूर भागने के चक्कर में यह क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आ गया। यानी ये वाला एंगल हमारा कितना बन गया, ये वाला मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि ये वाला हमारा एंगल जो है ना, ये वाला एंगल हमारा कितना बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा ये वाला जो एंगल, ठीक है ना, मतलब कि सघन माध्यम में ऐसा एंगल, ठीक है ना, सघन माध्यम में ऐसा एंगल मेरे प्यारे बच्चों कि जो विरल माध्यम में जो अपवर्तन हुआ है ना, वह अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। तो यह सघन माध्यम का जो यह एंगल होता है ना, ये एंगल एक के हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। समझ में आ गया, यही मेरे प्यारे बच्चों क्रांति कोण है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को यह क्रांति कोण समझ में आ गया होगा कि हाँ, क्रांति कोण हम लोग किसे कहते हैं, यानी सघन माध्यम का ऐसा कोण जिससे अपवर्तन कोण मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो जाए, तो उस मेरे प्यारे सघन माध्यम के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। अब वही मेरे प्यारे बच्चों डिफिनेशन आप लोगों का यहाँ पर लिखा गया है। अब आप लोग समझ में आया होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में किरण का वह आपतन कोण, ठीक है ना, वह आपतन कोण जिसके अनुरूप विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण हुआ है ना, उसका कोण 90 डिग्री हमारा बन गया है। तो वही आप लोग का क्रांति कोण कहलाता है, वही आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब क्रांति कोण के लिए हम लोग का शर्त होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे क्रांति कोण के लिए मेरे प्यारे बच्चों कि जो हम लोग का प्रकाश का किरण है वह कहां से कहां जा रहा है। आप लोग सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले हमको यह बताइए कि जो हम लोग का प्रकाश का किरण है बाबू लोग ना, प्रकाश का किरण वह कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है कि विरल से सघन में आ रहा है। कहिएगा ना सर, प्रकाश का किरण हमारा सघन से कहां जा रहा है, विरल में। कहिएगा ये यहाँ पर बात सही हो गया कि जो हम लोग का प्रकाश का किरण है वह सघन से विरल में जाएगा। वही देखिए यहाँ पर लिखा गया, प्रकाशीय किरण प्रकाशीय सघन माध्यम से प्रकाशीय विरल माध्यम में गमन करेगा, ठीक है ना। यानी आप लोग का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जानी चाहिए। और ओकरा बाद देखिए दूसरा का नंबर हो गया कि आपतन कोण का मान उस माध्यम के क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। समझ गए ना, आपतन कोण का जो मान होगा उस क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये दो वो शर्त जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहां से क्या करना है, याद रखना है। क्रांति कोण का यहां से दो गो हम लोग का शर्त होता है। क्रांति कोण आप लोग यहां से पूरे बढ़िया से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग का नहीं है। और यह आप लोगों को डायग्राम अपने कॉपी में बना लेना है। अब यहाँ देखिए दूसरा का नंबर में आप यहाँ पर आप लोग का इंग्लिश मीडियम में लिखा है। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, ठीक है ना, जो हमारे भाई बहन हैं, वो आप लोग इसको आप लोग लिख लेंगे। बाकी टोटल कहानी आप लोग हम यहाँ से समझा चुके हैं। अब यहाँ देखिए बोला गया है 2 नंबर में कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यह आप लोग का एगो डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम से क्या करना है ना कि ए और बी के बीच में आप लोगों को समतुल्य निकालना है। समझ गए ना बाबू लोग, समतुल्य निकालना है। तो आप लोग डायग्राम दिख रहा है और आप लोग अपने कॉपी कलम निकालिए और ध्यान से जो जो आप लोग को यहाँ पर समझा रहे हैं बता रहे हैं ना, बस ओकरा के आप लोग यहाँ से करते जाइएगा। चलिएगा हम यहाँ से क्या करते हैं बाबू लोग, हम लोग बनाने का जो काम है ना वह चालू करते हैं। थोड़ा सा हमको स्लाइड लेना पड़ेगा 2-3 गो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को अच्छे से हमको समझाना पड़ेगा। समझ गए बाबू लोग। तो अब देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हल करने का जो काम है ना इसको हम लोग चालू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि स्टेप 1 लिखना हो, क्योंकि यह सवाल 2 नंबरिया में है तो 2 नंबरिया के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में देखिएगा सबसे पहले कि आप लोग का यहाँ से लेके इधर वाला सब भुला जाइए, यहाँ से लेके यह जो तार है आप लोग देख रहे हैं, यह एगो तार है कि नहीं है, क्योंकि मेरा कॉलम चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ से हम चले, यहाँ से पूरा हमारा यह क्या है, एगो तार है। एगो तार मतलब क्या है, एगो तार मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम। समझ गए ना, यह हमारा श्रेणी क्रम है। तो 3 3 और 3 हम लोग का काम है श्रेणी क्रम में है। समझ गए ना, तो श्रेणी क्रम का मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या होता है मालूम है ना। देखिएगा श्रेणी क्रम का जो रिजल्ट होता है CS बराबर हम लोग का C बाटा में N होता है। और C हमारा उधर कै गो है, 3 गो है ना। देखिए ये भी 3 है, यह भी 3 है और यह भी 3 है। तो यहाँ से हम लिख दिए 3 माइक्रोफेराड। कै गो है टोटल, 3 गो है। तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों कितना हो गया, 1 माइक्रोफेराड हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया, 1 माइक्रोफेराड। अब एक डायग्राम हम बना देते हैं स्टेप 1 का। देखिएगा स्टेप 1 का यहाँ से डायग्राम यह गया
ओकरा बाद हम लोग का यह 2 गो हो गया, तीसरा का तो ज्वाइंट हो गया है, समझ गए ना। और ओकरा बाद यहाँ से यह हो गया, और ओकरा बाद यहाँ से यह होगा, यहाँ से यह होगा, यह ज्वाइंट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा 3 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर आप लोग मेरे साथ करते रहेंगे, समझ गए ना, आप लोग को मेरे साथ लिखते रहना है। और यहाँ पर हमारा जो होगा 2 माइक्रोफैराड हो गया। उसके बाद हमारा यह जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 माइक्रोफैराड हो गया। और ये वाला जो है हमारा 3 माइक्रोफैराड हो गया। ओकरा बाद हम लोग का इसके बीच में एगो पाई जोड़ा गया है, ठीक है ना, और एकरों में है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग का क्या है, यह जोड़ा गया है। और यहाँ पर यह जो है ना 2 माइक्रोफैराड है। चलिए यह हो गया ना, यह देखिए यहाँ तक फिगर हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक फिगर हमारा बन गया है। अब देखिएगा यह जो 3 आप लोग ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, यह तीनों का जो सम है मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया है, 1 माइक्रोफैराड है। तो ये तीनों के बदले में हम एगो तार ला के यहाँ पर जोड़ देते हैं और एकर मान हो गया 1 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो स्टेप 1 का यह फिगर हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में, समझ गए ना। अब स्टेप 2 में हम लोग एकरा के और एकरा के जोड़ेंगे, समझ गए ना। तो देखिएगा यहीं पर आप लोगों को समझा देते हैं कि स्टेप 2 में क्या करेंगे। देखिएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक में, देखिएगा यहाँ से एगो तार एने गया है और एगो तार एने, देखिएगा यहाँ से 2 गो तार हुआ है, एगो एने एगो एने, यहाँ से भी 2 गो तार हमारा हुआ है। एकरा मतलब कि 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड वाला काम है पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समझ गए ना। याद रखिएगा कि हम यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल में जोड़ते हैं। तो आप लोग का हम यहाँ से लिखेंगे मुन्ना लोग, स्टेप 2 हम लोग लिखेंगे। तो स्टेप 2 में आप लोग देखिएगा कि हम क्या लिखेंगे कि बाबू लोग कि यहाँ से जो हम लोग का CP का वैल्यू होता है वह हमारा C1 प्लस का C2 होता है। यानी हम लोग का यहाँ से 1 माइक्रोफैराड प्लस का 2 माइक्रोफैराड, हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड हम लोग का हो जाएगा। अब जो डायग्राम बनेगा वह डायग्राम देखिएगा, समझ गए ना। जो डायग्राम बाबू बनेगा ना, उस डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा देखना होगा आप लोगों को। चलिएगा यहाँ पर हम लोग का हो गया ना, यहाँ पर एगो हम लोग का जुड़ा था, यहाँ पर हमको डायग्राम पूरा अब याद हो गया है, हम बनाने की कोशिश करते हैं। यह वाला हमारा 3 माइक्रोफैराड था, ये वाला हमारा 3 माइक्रोफैराड था, ये वाला 3 माइक्रोफैराड था, ये वाला 3 माइक्रोफैराड था, ये वाला 3 माइक्रोफैराड था, यही ना था, पूरा यही था डाटा। अब देखिएगा पूरा ये, सॉरी बीच वाला 2 था, ये वाला 3 नहीं था, ये वाला जो था ना बाबू, यह हमारा 2 माइक्रोफैराड था। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा है 2 है 1, ठीक है ना। यह 2 और 1 मिलके कितना हो गया है, 3 हो गया है। यानी इसका जो वैल्यू हो गया है बाबू लोग, वो हमारा 3 माइक्रोफैराड हो गया है। इतना हो गया ना, हम लोग स्टेप 2 तक आ गए हैं। अब इसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे शेर शेरनियों, हम लोग यहाँ से स्टेप 3 में आते हैं। 2 नंबरिया में आप लोग को ऐसा ही बनाना होगा, आसान है, भले स्टेप लंबा हो रहा है ना लेकिन आसान है। देखिएगा अब यहाँ से आप लोग को यह देखना है, देखिएगा रेड से आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ से हम लोग का 2 गो तार हुआ है, सॉरी 2 गो तार नहीं, अभी श्रेणी क्रम में जाएगा। देखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, यहाँ से यह एगो तार है कंप्लीट, यह वाला खाली इतना देखिएगा, यह हम लोग का क्या है, एगो तार आप लोग दिखाई दे रहा है ना। मेरा हाथ का जो कलम है वो नहीं बदल रहा है, यह एगो तार है, बस तारवा के क्या किया है, खाली मोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लोग का जो CS होता है ना, वह हमारा C1 प्लस का C2 प्लस का हमारा C3 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी श्रेणी क्रम में ये नहीं होता है, श्रेणी क्रम में हमारा CS/N होता है। यह टोटल बाहरी कैगो है, 3 माइक्रोफैराड है और कैगो है, 3 गो। तो यह कटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड हमारा हो जाएगा। जब हमारा मेरे प्यारे बच्चों 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी हम देखिए जो 3 गो, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इस सब के बदला में एगो तार में क्या करेंगे, 1-1 लिखेंगे। तो आप लोग का यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का हो गया ना, यह हो गया। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर यह हो गया, उसके बाद यहाँ पर एगो हम लोग का जुड़ा है, यही ना है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग का यह जो 3 गो है, यह 3 गो, यह 3 गो, इसके बदला में हम एगो यहाँ पर जोड़ देते हैं। कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत आप लोग का नहीं है। 3 माइक्रोफैराड
3 माइक्रोफेराड, और ये वाला ऑलरेडी 2 माइक्रोफेराड है, और ये वाला हमारा 1 माइक्रोफेराड आया है। इतना आया है ना, तो यह हम लोग का स्टेप 3 तक काम हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा मुन्ना लोग, हम लोग आते हैं स्टेप 2, स्टेप 3, और यहाँ पर हम लोग का हो गया है स्टेप 4 में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। स्टेप 4 में देखिएगा ये वाला 2 माइक्रोफेराड और ये वाला 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो आप लोग देखिएगा, हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, समझ गए डायग्राम। यहाँ पर अब हम लोग को अच्छा दिख रहा है, अच्छा क्लियर हो गया है। यहाँ पर हमारा ए था, यहाँ पर बी था, तो ये वाला 2 और ये वाला 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफेराड हो जाएगा। और ये वाला 3 माइक्रोफेराड हम लोग का ऑलरेडी चल रहा है ना, यह हम लोग का यहाँ पर हो गया है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग का तो हो गया ना 2 और 1 3, तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि बाबू लोग कि हम लोग का Cp का जो वैल्यू होता है ना, वह C1 और प्लस का C2 होता है। तो हम लोग का 1 माइक्रोफेराड और प्लस का 2 माइक्रोफेराड, टोटल हम लोग का यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड हो गया है। स्टेप 4 में हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब स्टेप 5 में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम स्टेप 5 लिख के आप लोग का ऐसे करेंगे, और स्टेप 5 में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पूरा हम लोग का एक तार में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पूरा हम लोग का एक तार, एकदम एक तार है। तो एक तार जब हम लोग का रहता है यानी श्रेणी क्रम में है, यानी CS बाटा में हम लोग का N हो जाएगा। CS कितना चल रहा है बाबू लोग, 3 माइक्रोफेराड चल रहा है। कै गो है, 3 गो है, 3 से 3 कटेगा तो हमारा यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा। यानी आप लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 1 माइक्रोफेराड होगा। आप लोग यहाँ से बता देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे लोग को यहाँ से बताना है कि आप लोगों को यहाँ से यह समझ में आया ना, कैसे आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, कैसे 2 नंबर लेना है, ऐसे आप लोग बनाएंगे तब जाके आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा तीसरा का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आया है। बोला गया है कि विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच में 2 अंतर लिखना है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को मालूम है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक 2 को हम लोग का होता है। अब यहाँ पर क्या करना है बाबू लोग ना, कि दोनों के लिए आप लोग का अंतर डिफरेंस बताना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो देखिएगा, विद्युत चुंबक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पहला में लिखा गया है कि यह एगो अस्थाई प्रकृति का होता है। यानी हम लोग विद्युत चुंबक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मतलब यह अस्थाई एक जगह नहीं होता है, हम लोग इसको ट्रांसफर इन्हें उन्हें कर सकते हैं, और इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित तो हो सकती है। यानी जो विद्युत चुंबक है ना, इनके मेरे प्यारे बच्चों जो चुंबक का डायरेक्शन होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोग समझिए कि जैसे कोई बच्चा एगो रूम में रहता है, आज से आप लोग पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं, तो आप लोग का वह अस्थायी जगह होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अस्थायी जगह होता है। आप लोग जरूरत पड़ने पर आप लोग अपना रूम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग रूम क्या बोलते हैं, अदला बदली आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर कोई संसद भवन बन गया, चाहे आप लोग का कहीं गांव में घरे बन गया, जहां पर आप लोग का सब सामान उमान सब अच्छे से रख दिया गया है, आप लोग उसको थोड़े चेंज कर सकते हैं, नहीं ना चेंज कर सकते हैं। यानी अस्थाई मतलब होता है वो परमानेंट, और ना आप लोग अपने घर का डायरेक्शन कुछ वो चेंज कर सकते हैं, समझ गए। तो आप लोग को यह यहाँ समझना है कि जो हम लोग का विद्युत चुंबक होता है ना, यह अस्थाई होता है, और जरूरत पड़ने पर हम लोग इसका दिशा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अस्थाई चुंबक में नहीं होता है, यह अस्थाई प्रकृति का होता है, और इसका चुंबकीय दिशा परिवर्तित नहीं हो सकता है। यानी इसमें जो चुंबक का दिशा होगा ना, डज नॉट चेंज, वह जैसे फिक्स हो गया, जिस हिसाब से आप लोग बना दिए, आप लोग उसे नहीं बदल सकते हैं, समझ गए ना। इतना आप लोग मान लीजिए। जैसे देखिएगा हमारा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो यह अस्थाई है, हमको जरूरत पड़ेगा तो हम इसको यहाँ से उखाड़ के कबाड़ के हम लोग इस साइड लगा देंगे, इस साइड लगा देंगे। जो हम लाइट लगा है यह अस्थाई है, हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हम उखाड़ के कबाड़ के अपने अनुसार से फिट कर सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो घर हमारा बन गया यह घर अस्थाई है। अब घर को थोड़े घुमा सकते हैं, घर नहीं ना घूमेगा, घर हमारा परमानेंट फिक्स हो चुका है। लेकिन जो एक हम सामान रखे हैं यह अस्थाई है, हम लोग जैसे मन तैसे घुमा सकते हैं। तो यही हमारा चुंबक में आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा लिखा गया है, यह मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ना, यह एगो टेम्परोरी नेचर का होता है, मतलब यह कमजोर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, और इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं जरूरत के अनुसार, और इसका डायरेक्शन हम लोग कैन नॉट चेंज, मतलब हम लोग नहीं बदल सकते हैं। यह हो गया। अब देखिएगा यहाँ चौथा में बोला गया है कि डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग होता है ना बाबू, जैसे
कि कोई भी हमारा अर्धचालक है ओकरा में ऐसा कोई अपशिष्ट पदार्थ मिला देना जिससे उसकी चालकता बढ़ जाता है, उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डोपिंग कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए सारे बच्चे आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग आते हैं तो आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं ताकि आप लोग का पढ़ने में मन और जुनून और लग जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या हो गया? डोपिंग हो गया। इसी को आप लोग कॉपी पेस्ट कर देना है डोपिंग में फिजिक्स के हिसाब से, कि जब किसी नैज अर्धचालक में अशुद्धियों से अपमिश्रित किया जाता है ताकि उनका ऊर्जा अंतराल बदलाव हो सके, यानी उनकी चालकता बढ़ जाए। समझ गए ना? तो इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। यानी अर्धचालक में कुछ ऐसा पदार्थ मिला देना जिससे उनकी चालकता थोड़ी सी बढ़ जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां देखिएगा 5वां नंबर, ट्रांसफार्मर का क्रूड परतदार हम लोग क्यों बनाते हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जाता है, जिसके वजह से उसमें विद्युत ऊर्जा भी रहता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट में हमारा विद्युत ऊर्जा रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है। अब ट्रांसफार्मर का काम होता है कि जो हमारा एसी करंट का वोल्टेज है उसको कम कर दे या ना तो बढ़ा दे। हम लोग ट्रांसफार्मर का इसीलिए यूज करते हैं, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ट्रांसफार्मर ही कुछ ऊर्जा लॉस कर देगा तो मालूम चला कि मेरे प्यारे बच्चों कामों नहीं हुआ, कुछ ऊर्जा भी लॉस हो गया। जैसे आप लोग कोई सामान किनने के लिए दुकान पर जाते हैं और वह सामान भी नहीं मिलता है और आने जाने में फालतू का खर्चा हो जाता है, यानी काम भी नहीं हुआ और आने जाने में पैसा भी खर्चा हो गया। तो वैसा काम में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को ऐसा देखा गया कि हम लोग इसमें कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा इसमें एनर्जी कम से कम लॉस हो। तो जो ट्रांसफार्मर में आप लोग क्रूड देखते हैं ना, तो उसको हम लोग परतदार बनाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस होने से बचाया जा सके। यही इसका मेन मकसद है। अब यहाँ देखिए लिखा गया ना, इस प्रकार के क्रूड के कारण ऊर्जा या शक्ति का ह्रास कम होता है। समझ गए ना? तो ऊर्जा और शक्ति का ह्रास मतलब सबसे कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रूड को हम लोग परतदार बनाते हैं। यह भी आप लोग अच्छे से समझ गए। अब यहाँ देखिए 6 नंबर में क्या है? पोलराइड क्या है? इसके 2 उपयोग को आप लोगों को लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पोलराइड जो होता है ना, अनपोलराइड प्रकाश से पोलराइड प्रकाश प्राप्त करने की युक्ति को हम लोग पोलराइड कहा जाता है। उदाहरण के लिए निकोल प्रिज्म हम लोग कहेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों गांव में रहते हैं तो हम लोग अनडिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है ना? हमारा उठने का मतलब जगने का कोई लिमिट नहीं है। हम कभी 6 बजे जगेंगे, कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बज जाएगा। मतलब गांव में देखिएगा जो ऐसे लोग रहते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल में हो गए तो हम लोग अनडिसिप्लिन में, ठीक है ना, हम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। लेकिन यही यदि हम लोग सेना में भर्ती हो जाएंगे ना तो हमारा सब चीज़ डिसिप्लिन हो जाएगा। मतलब हम तो वही हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सेना में गए तो हमारा सब चीज़ डिसिप्लिन में हो गया, ठीक है ना? हमारा उठना, जगना, खाना पीना, बात करने का सबका एगो मेरे प्यारे बच्चों टाइम टेबल बन गया। यानी अब हम रेगुलरिटी से काम करने लगे। अब हमारा डिसिप्लिन में हम लोग रहने लगे, चलने का, बोलने का, ठीक है ना, सब चीज मेरे प्यारे बच्चों बदल गया। मतलब इंसान तो हम वही है, लेकिन हम लोग सेना में गए तो हमारा रहन सहन, चाल लक्षण सब हमारा बदल गया। यही पोलराइड करता है कि जो हमारा अनपोलराइड प्रकाश रहता है, मतलब रहता है ना, तो ऐसा प्रोसेस कि जो अनपोलराइड प्रकाश को, ठीक है ना, पोलराइड हम लोग का बना देगा। मतलब कि पहले जैसे मन तैसे घूम रहा था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरह से हम लोग इसको अच्छे में बदल दिए। वही हमारा प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोलराइड कहलाता है। तो समझ गए ना? मतलब अनपोलराइड प्रकाश को, ठीक है ना, पोलराइड प्रकाश में चेंज करना, यही प्रक्रिया, ठीक है ना, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? पोलराइड। और यह कौन बदलता है? निकोल प्रिज्म, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म से प्रकाश गुजरेगा ना तो अनपोलराइड प्रकाश को क्या करेगा? पोलराइड प्रकाश में क्या करेगा? पूरी तरह से बदल देगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसका हम लोग उपयोग भी करते हैं पोलराइड प्रकाश प्राप्त करने में ही। यह शायद सवाल हम लोग इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में भी हम लोग किए थे। अब यहाँ देखिए बोला गया है कि दिए गए परिपथ में आप लोगों को यहाँ से आई का मान बताने से, आप लोगों के सामने एगो फिगर दिया गया है और इस फिगर में आप लोगों को क्या करना है बाबू लोग ना, कि आप लोगों को यहाँ से यह धारा आई का मान बताना है कि आई का मान कितना होगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे आप लोग इसको बनाने के लिए हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का नियम क्या कहता है जरा आप लोग बताएंगे तो देखिएगा। किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहता है कि एक बिंदु पर आने वाली और समस्त
कहता है कि एक बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योगफल होता है ना वो 0 होता है। यानी दूसरे हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर होती है, समझ गए ना। यानी किसी एक बिंदु पर समस्त धाराओं का योगफल, समस्त मतलब आने वाली और जाने वाली टोटल धाराओं का योगफल कितना होता है, 0 होता है। यानी जितना धारा आएगा उतने धारा बहरी भी जाएगा, इतना आप लोग को दिमाग में रखना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, जैसे ऐसा तो आजकल होता नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम आप लोगों को पानी के एग्जाम्पल से समझाते हैं, जितना नहर में पानी आएगा उतने खेत में आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि पानी नहीं सूखेगा, समझ गए ना। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि पानी नहीं सूखेगा तो नहर में जितना पानी आएगा उतने आपका खेतों में जाएगा। यानी एक बिंदु पर जितना धारा आएगा उतने बाहर भी निकलेगा, सिंपल तरीका, ठीक है ना। एक बिंदु पर जितना धारा आएगा उतने धारा बाहर भी निकलेगा। तो अब हमको क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर एगो यह बिंदु यहाँ पर हो गया। अब इस बिंदु पर टोटल आने वाली देखना है और टोटल जाने वाली देखना है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु पर समस्त धारा जितना दिया गया है ना सबको जोड़ेंगे और जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। दोनों तरीका से बनेगा, या तो आप आने वाली जाने वाली के बराबर करिए, और नहीं उतना दिमाग नहीं है ना तो आप लोग को जितना इसमें दिखाई दे रहा है ना, जितना दिखाई दे रहा है सबको जोड़ के 0 कर दीजिए। सबको एकदम आसान तरीके बता रहे हैं। जितना दिखाई दे रहा है ना, आने वाली जाने वाली मत गिनिए, जितना दिखाई दे रहा है ना सबको क्या करिए आप लोग 0 कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बाबू लोग किरचॉफ के, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा किरचॉफ के प्रथम नियम से, क्योंकि यह नियम जो होता है वह प्रथम नियम से ही डिफाइन किया गया है हम लोग को, कि किरचॉफ के प्रथम नियम से हमारा क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, किसी एक बिंदु पर समस्त धाराओं का योगफल कितना होता है, 0 होता है। चलिएगा, यानी किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि आने वाली कुल धारा, यहाँ पर लिख देते हैं आने वाली कुल धारा, आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा। यह हम नहीं, यह किरचॉफ का फर्स्ट नियम कहता है। यह हम लोग का होगा। चलिएगा, आने वाली धारा देखते हैं कि इस बिंदु पर कौन कौन आ रहा है। 7 एम्पियर, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर, यही ना आ रहा है। इस बिंदु पर 7, 5 और 2 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 एम्पियर, यहाँ पर 5 एम्पियर और प्लस का 2 एम्पियर, इतना हम लोग का आ रहा है। अब जाने वाली धारा कौन कौन है, देखिए हम लोग का आई जा रहा है और हम लोग का इधर से 3 एम्पियर जा रहा है। तो यहाँ से 3 एम्पियर और प्लस का हम लोग आई कर दिए। कितना आसान है ना आसान। अब देखिए 7, 5, 12, ठीक है ना। 12 और 2 कितना हो गया, 14। यहाँ से 14 एम्पियर हो गया, यहाँ से 3 एम्पियर और प्लस का आई हो गया। तो यहाँ से आई बराबर हो गया हम लोग का 14 एम्पियर माइनस का 3 एम्पियर। तो 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू लोग, हम लोग का 11 एम्पियर। यानी हम लोग का जो आई का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 11 एम्पियर। यानी इस यहाँ से जो धारा निकलेगा वह 11 एम्पियर निकलेगा। यानी आप लोग देखिएगा 7, 5, 12 और 2 14, इस पॉइंट पे 14 एम्पियर का धारा आ रहा है और यहाँ से सिर्फ 3 एम्पियर ही निकल रहा है। तो और कितना एम्पियर निकलेगा, तो बाबू लोग 11 एम्पियर निकलेगा। यह आप लोग का 1 नंबर यह वाला सवाल है, समझ गए ना, एकदम 1 नंबर ये बउआ वाला सवाल है। अब देखिए 7 को हो गया ना, 8 नंबर बोला गया कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखना है। तो विद्युत आवेश के देखिएगा एगो नहीं, हम 5-6 को आप लोग बताए थे कि आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश संरक्षित होता है, जिस वस्तु में आवेश होगा ओकरा में 100% द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। विद्युत आवेश अदिश राशि होता है, विद्युत आवेश योज्य होता है मतलब क्वांटीकृत होता है, ठीक है ना, योगात्मक होता है। तो यह आप लोगों को हम कितना बोल दिए ना, विद्युत आवेश का एगो नहीं कम से कम 5-6 को याद रखिए कि आवेश विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, क्वांटीकृत होते हैं, संरक्षित होते हैं, अदिश राशि होते हैं, जिसमें आवेश होगा उसमें द्रव्यमान भी 100% होगा ही होगा। हम इतना बोल दिए। यहाँ तो 2 गो बात है, ये भी आप लोग का याद हो गया। अब यहाँ देखिए 9 नंबर एंड गेट का संकेत तथा ट्रूथ टेबल हम लोग को लिखना है। यह हम लोग का एंड गेट का सिंबल हो गया, समझ गए ना। यह हमारा क्या है, एंड गेट का सिंबल है। यहाँ पर देखिए इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए हैं कि 0 0 रहेगा तो 0.00 हो जाएगा। देखिए 1 और 0 रहेगा तो 0 रहेगा, 0 और 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 1 और 1 रहेगा तो हम लोग का 1 हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा
कि हम लोग का एंड गेट का ट्रूथ टेबल में 2 गो स्विच होता है, आप लोग समझिए, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को ऐसा एग्जांपल बताते हैं कि आप लोग को एकदम झट से याद हो जाएगा। हम लोग को एंड गेट में मतलब एंड गेट में आप लोग को याद रखना है ना कि एगो हमारा यहाँ क्या है बाबू लोग, बल्ब है, समझ गए ना, क्या है, यह एगो बल्ब है। हाँ, इस बल्ब से मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि यहाँ पर एगो हमारा बैटरी से जोड़ दिया गया है प्लस माइनस, लेकिन इस बल्ब को जलाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा 2 गो स्विच है, ठीक है ना। क्या है, आप लोग यहाँ देखिए 2 गो स्विच है, ठीक है ना, कै गो 2 गो स्विच है। हम लोगों को इस बल्ब को जलाने के लिए 2 गो स्विच है। आप लोग देखिए हम थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग का ऐसे हो गया ना, हाँ, यहाँ पर एगो स्विच कटआउट कर दिए और यहाँ पर एगो हम लोग कटआउट कर दिए, ठीक है ना, 2 कटआउट हम लोग का हो गया। इस कटआउट का, ठीक है ना, स्विच का नाम ए कर देते हैं और इस स्विच का नाम बी कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे आप लोग समझेंगे। यहाँ पर हम लोग बल्ब लगाए हैं और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 गो स्विच है, तो देखिए बल्ब जलेगा तो वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है ना मुन्ना लोग कि हमारा बल्ब जलेगा, समझ गए ना, बल्ब जलेगा तो हमारा 1 वैल्यू आएगा, नहीं जलेगा, ठीक है ना, नहीं, यहाँ देखिएगा लिख देते हैं कि आप लोगों का नहीं जलेगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। बल्ब जलेगा तो 1 और नहीं जलेगा तो 0, बताइएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए हैं कि 1 का वैल्यू 0 मतलब याद रखिए ना कि स्विच नहीं दबाए हैं, मतलब स्विच ऑन नहीं किए हैं। जैसे यहाँ देखिए 0 मतलब याद रखिएगा स्विच ऑफ है, समझ गए ना, 0 मतलब क्या है, स्विच ऑफ है। और ओकरा बाद 1 का मतलब यहाँ पर स्विच हम लोग का ऑन है, ठीक है ना, स्विच के लिए, और यह बल्ब के लिए है। तो देखिएगा यहाँ स्विच ऑफ है और यहाँ स्विच ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ है तो बल्ब जलेगा, कहेगा ना सर बल्ब नहीं जलेगा तो 0 हो गया। अब देखिए एगो स्विच ऑन है, हाँ, एगो स्विच हम लोग का बंद है, ठीक है ना, स्विच ऑन यहाँ पर है, एगो स्विच बंद है। तो बताइए एकरा में से हम कोनो एगो स्विच ऑन करेंगे आ एगो ऑफ रहेगा तो धारा जेबे नहीं करेगा। बताइए हम इसको चालू कर दिए हाई खुले तो धारा पासे नहीं करेगा, यदि हम इसको चालू कर दिए या एकरा के खुले रखे हैं तो धारा यहाँ तक आकर रुक जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों एगो ऑन है आ एगो ऑफ है तब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा, 0 हो गया। वही हाल यहाँ पर है, एगो ऑफ है एगो ऑन है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, 0। अब देखिए यहाँ पर भी इहो स्विच ऑन है, हाँ, इहो स्विच ऑन है। जब दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब हमारा जल जाएगा, ठीक है ना, कितना आसान है, ठीक है। तो आप लोगों को ट्रूथ टेबल आप लोगों को ऐसा याद रखना है बल्ब से कि एंड गेट में 2 गो स्विच होता है, वो एक लाइन में होता है। जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का बल्ब नहीं जलेगा। तो हम लोग का 9 गो हो गया। 10 नंबर देखिएगा बोला गया है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यह होता है ना कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत उस बिंदु पर अल्पांशीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए फाई का मतलब यहाँ से हम लोग का डी फाई का मतलब है ना कि आप लोग का विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र ई और इसके अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा यह होता है कि किसी सतह से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र तथा उस सतह के अल्पांश एरिया के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी फाई बराबर ई डॉट डी एस, डीएक्स को कभी कभी हम लोग डी ए भी लिख देते हैं, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग देखिएगा बाबू मुन्ना लोग कि हम लोग यहाँ से आप लोग जो डी एस पढ़ रहे हैं ना तो डीएक्स को हम लोग कभी कभी डी ए भी लिखते हैं। तो डी एस और डी ए से ज़्यादा कन्फ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, समझ गए ना, ये एरिया के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। तो फाई बराबर ई डॉट का डी एस हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब यह जब आप लोग का ब्रेक होगा ना बाबू तो यहाँ से हमारा ई हो जाएगा, ओकरा बाद डीएस हो जाएगा और यहाँ से हमारा cos थीटा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से याद रखें किसी भी सतह से जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो विद्युत क्षेत्र और उसके एरिया के सदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल के, सदिश नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारा डॉट लगा है, तो विद्युत क्षेत्र और उस एरिया के जो अल्पांश क्षेत्रफल है उसके अदिश गुणनफल को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
हैं, यानी आप लोग फाई। और इसका जो मात्रक होता है ना, आप लोग इसका मात्रक लिख लीजिएगा, वोल्ट मीटर हम लोग का होता है। और यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इसका बीमा निकाल के कमेंट में जरूर आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे लोग अपना होमवर्क पूरा करेंगे, समझ गए ना। यहाँ से आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। जब आप लोग विद्युत फ्लक्स का बीमा बता दिए कि वोल्ट मीटर होता है, तो आप लोग फटाफट इसका बीमा कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कि ये सर हम वीडियो पूरा देखे हैं, बीमा इसका यह होगा। बाकी आप लोग बीमा नहीं लिखेंगे तो हमको तो पता चल ही जाएगा। यहाँ चलिए 10 हो गया ना। 11 नंबर, व्यतिकरण का परिभाषा आप लोग बताना कि व्यतिकरण क्या होता है। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण, एक ही तरंग दैर्ध्य वाली एक ही दिशा में संचरित दो तरंगे श्रृंखलाओं पर अध्यारोपित के कारण किसी स्थान पर उत्पन्न परिणामी हम लोग का जो उसका घनत्व कभी अधिकतम हो जाता है, कभी न्यूनतम हम लोग का हो जाता है। तो इसी घनत्व में जो परिवर्तन होता है ना, इसी को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। जैसे आप लोग एक तरह समझिए कि दो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना, एकदम समान तरंग दैर्ध्य के हैं, समान फ्रीक्वेंसी के हैं, और उनको एक ही पर क्या किया, अध्यारोपित हम लोग को किया गया। अब एक ही पे अध्यारोपित करने से यह होगा कि वहां पर जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि कभी मैक्सिमम हो सकता है कि कभी न्यूनतम हो। तो यही ऊर्जा में उतार चढ़ाव को, ठीक है ना, हम लोग इंटरफ्रेंस कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिएगा, अधिकतम प्रदीप्त घनत्व को संपोषी व्यतिकरण और न्यूनतम प्रदीप्त घनत्व को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी जो ऊर्जा में सबसे ज्यादा चेंजिंग होगा वह संपोषी कहलाएगा, जो सबसे न्यूनतम होगा वह मेरे प्यारे बच्चों विनाशी कहलाएगा, मतलब विनाश कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अवयवी तरंग जब समान कला में मिलती हैं तो संपोषी व्यतिकरण, और विपरीत कला में मिलती हैं तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी आप लोगों को व्यतिकरण ही नहीं, यहाँ से संपोषी व्यतिकरण भी क्लियर हो गया, विनाशी व्यतिकरण भी क्लियर हो गया। क्योंकि एग्जाम में जब पूछा गया कि संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि जब, ठीक है ना, जब दो एक ही तरंग दैर्ध्य वाली, ठीक है ना, दो तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं, जब वह समान कला में मिलती हैं तो उसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जब दो एक ही तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, ठीक है ना, जब विपरीत कला में मिलती हैं तो उसे हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ से देखने में तो एगो प्रश्न है, लेकिन आप लोग का 3 गो प्रश्न क्लियर हो गया, एगो व्यतिकरण, फिर संपोषी, फिर विनाशी। तो आप लोग चीज़ों को लॉजिक से याद रखिएगा, तो एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग लिख पाइएगा। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह इंग्लिश में है, आप लोग तो समझ गए। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि बायो सावर्त के नियम की व्याख्या करें। बायो सावर्त का नियम क्या होता है, यह आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो सावर्त का नियम क्या होता है। और बहुत सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं कि ये होता है वो होता है। देखिए हम समझाते हैं कैसे होता है। यहाँ पर देखिए बायो सावर्त नियम जो होता है ना, वो धारावाही चालक तार के लिए लगता है, ठीक है ना। धारावाही चालक तार के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वह आप लोग का यह होता है, dB बराबर म्यू नॉट आबाटा में यहाँ से 4 पाई हो गया, ओकरा बाद हम लोग का I, ओकरा बाद DL, और यहाँ से हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा हो गया, नीचे हम लोग का R² हो गया। यह मेरे प्यारे बच्चों बायो सावर्त नियम का यह क्या है, फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करना है कि वो धारावाही चालक के लिए दिखा देना है, और यह फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा सा लिख देना है। हम लोग का बायो सावर्त नियम हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। देखिए जैसे आप लोग का यहाँ पर एगो चालक तार हो गया, ठीक है ना, यह तार हो गया। यहाँ पर इसका नाम हम A कर देते हैं और इसका नाम हम लोग A डैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस एरिया पर हम लोग यहाँ देखिए छोटा सा बिंदु लेते हैं, और यहाँ से देखिएगा R बिंदु पे, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, समझ गए ना, यहाँ पर हम लोगों को निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा है कोई धारावाही चालक है, यानी A डैश है। धारावाही चालक मतलब देखिएगा एकरा में हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है, समझ गए ना, क्या हो रहा है बाबू, करंट फ्लो हो रहा है। तो A डैश एगो धारावाही क्या है, चालक है, जिसमें हमारा I धारा जो है बाबू प्रवाहित हो रहा है। धारा अल्पांश क्षेत्रफल I इंटू L, ठीक है ना। हम यहाँ पर हल्का सा धारा लिए हैं, समझ गए ना। आप लोग देखिएगा कोई बड़ा बड़ा बिजनेस करिएगा ना, तो हम लोग अंदाजे पे कोई काम नहीं करते हैं, पहले 1 यूनिट का दाम लगाते हैं और ओकरा जितना चाहिए हम लोग को यूनिट ओकरा से गुना कर देते हैं, समझ गए ना। वही बात है कि यहाँ पर हम लोग को पूरा चालक तार के लिए निकालना है, तो हम लोग अंदाजे पे नहीं बोलेंगे कि इसमें इतना धारा है। हम पहले छोटा सा इकाई यूनिट के लिए चेक करेंगे कि वहाँ इकाई पर कितना है, ओकरा बाद पूरा लेंथ में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम हल्का सा अल्पांश लिए हैं, ठीक है ना। अल्पांश मतलब
मोनोटोनिस एकदम। यहाँ पर अल्पांश लिए हैं जिसमें धारा आई है और लेंथ हम लोग का एल है। तो इस छोटे से जगह के लिए मान कितना हो गया आई इंटू डी एल, और यहाँ पर आर दूरी पर हम लोगों को निकालना है। तो वही यहाँ पर लिखा है जिसमें आर दूरी पर, ठीक है ना, आई डी एल का मतलब यहाँ छोटा सा, ठीक है ना, यह छोटा सा भाग, इसको हम लाल कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से यह छोटा सा भाग आप लोग देखना, छोटा सा भाग के लिए हमको क्या करना है, पहले चेक करना है कि छोटे से भाग के लिए कितना है। कहाँ पर, ये वाला बिंदु का नाम हम पी रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर पी ही लिखा हुआ है। तो पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्त नियम के कारण व्यक्त करने। देखिएगा तो अब आप लोग का इस बिंदु पर बायो सावर्त नियम हम लोग को ज्ञात करना है ना। देखिए तो बायो सावर्त नियम का यह कहा जाता है कि यह जो लगने वाला बायो सावर्त नियम है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक है ना, याद रखिएगा अल्पांश क्षेत्रफल, और यहाँ पर यह जो आप लोग का एरिया है ना, इसके मेरे प्यारे बच्चों सदिश गुणनफल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। सदिश गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी हम लोग का यहाँ पर आई हो गया और ओकरा बाद यहाँ से डी एल क्रॉस आर के, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, समानुपाती हो गया। ओकरा बाद यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा डीवी है ना, डीवी बाबू लोग, तो इनके बीच के दूरी के, ठीक है ना, घन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, आर क्यू हो गया। इतना हो गया ना। अब जब हम लोग इसको एगो फॉर्मूला में बैठाएंगे, ठीक है ना, देखिएगा डीबी बराबर, तो डीबी समानुपाती, यहाँ देखिएगा आई हो गया, ओकरा बाद हम लोग का यहाँ से डी एल क्रॉस का यहाँ से आर हो गया, और नीचे हम लोग का आर क्यू हो गया। इतना हो गया ना। तो अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर जो डीवी हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यह कांस्टेंट हटेगा तो बराबर आएगा, सॉरी समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा। एगो कांस्टेंट के जगह पे हम लोग का मिनट बटा में 4 पाई आएगा। ओकरा बाद यहाँ पर बहरी आई है तो आई लिख दिए, और यहाँ पर देखिए डी एल क्रॉस आर है। तो यह जब क्रॉस टूटता है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्रॉस टूटता है तो यहाँ पर हम लोग का आर आएगा और साइन थीटा आएगा। हाँ, ओकरा बाद बीच में हम लोग का यहाँ पर आर क्यू है, तो एगो आर से कटेगा तो 2 गो हो गया, और 3 गो था तो 2 गो हो गया। अब यहाँ देखिएगा डीबी हो गया, तो यहाँ से हमारा हो गया म्यू नॉट, यहाँ से हो गया 4 पाई, और यहाँ से हो गया हमारा आई डी एल, और यहाँ से हो गया साइन थीटा बाटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हम लोग का बायो सावर्त लॉ होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा यही बायो सावर्त नियम होता है। तो बायो सावर्त नियम से हम लोग यहाँ से रिजल्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट में मेरे प्यारे बच्चों यह लिखना है कि जो हम लोग का मतलब आर दूरी पर निकालना होता है ना, तो यह क्या होता है, दूरी के वर्ग के मेरे प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं धारा के समानुपाती होता है, अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, और जो ये वाला एंगल है ना, यह वाला एंगल हमारा थीटा हो गया। तो ये सारा चीज आप लोग को यहाँ से बायो सावर्त नियम में याद रखना है। अब देखिएगा रेडियो एक्टिविटी से क्या समझते हैं, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी से बताना है कि क्या हम लोग समझ। देखिएगा रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जब किसी तत्वों या यौगिकों में से ही स्वतः कुछ विभेदित विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, तो जो कि फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते रहते हैं, तो इस प्रकार की घटना को रेडियो सक्रियता हम लोग कहते हैं। यानी कोई पदार्थ ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि उससे स्वतः कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हमारा निकल रहे हैं और उत्सर्जित हो रहे हैं, और वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होंगे, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करेंगे। तो इस प्रक्रिया को, ठीक है ना, इस घटना को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेडियो सक्रियता हम लोग कहते हैं। और जिस पदार्थ में यह घटना होती है उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं या तत्व कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ का रेडियो एक्टिविटी होगा उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी चाहे सक्रिय पदार्थ हम लोग कहेंगे। हाँ, जो मेरे प्यारे बच्चों किसी पदार्थ में से कोई हम लोग का स्वतः विकिरण, ठीक है ना, चाहे कुछ हम लोग का स्वतः कुछ तत्व हम लोग बाहर निकलते रहेंगे, समझ रहे ना, जिससे हमारा प्लेट प्रभावित होगा, तो उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी हम लोग कहते हैं। यह हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, अब यह देखिए अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। यहाँ से आप लोग को अल्फा बीटा गामा में बहुत सारी आप लोग को इंपॉर्टेंट आप लोग को चीज लिखला दिए हैं कि अल्फा किरण आप लोग जानते हैं कि अल्फा कण जो होता है, ठीक है ना, यह मेरे प्यारे बच्चों हीलियम का नाभिक होता है, जिसमें आप लोग का इतना आवेश होता है, ठीक है ना। बीटा किरण में इतना होता है, और यहाँ से मेरे प्यारे गामा में हम लोग का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। गामा किरण में याद रखिएगा कि कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए वो भेदने छेदने में आगे होता है। गामा किरण का द्रव्यमान मतलब शून्य होता है। ओकर बाद यहाँ पर इसका द्रव्यमान हीलियम
परमाणु के द्रव्यमानों के बराबर होता है, क्योंकि अल्फा कण हमारा हीलियम का ही नाभिक होता है। तो इसका जो हम लोग का मास होगा वह हीलियम परमाणु के बराबर होगा, और जो बीटा किरण का द्रव्यमान होगा ना वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि बीटा किरण पर हम लोग का जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जब इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो इसका मास भी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यह सिंपल बात है। और यह जो अल्फा किरण पर जो आवेश होता है वह हीलियम वाला होता है, तो हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होगा। सिंपल कहानी है। इसकी विभेदन क्षमता बीटा किरण से 1/10 गुनी तथा गामा किरण से 1/1000 गुनी रहती है। मतलब गामा किरण की सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। गामा किरण की विभेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये दोनों का बहुत कम होता है। यहां से हो गया। अब देखिए जेनर डायोड हम लोग का क्या है। जेनर डायोड एक अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड है, याद रखिए, सिंपल बात है। जेनर डायोड हमारा क्या है, एक लाइन में आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, कि जेनर डायोड क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों एगो अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड है, जिससे हमारा प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित हमारा करेगा। याद रखिएगा यह प्रकाश उत्सर्जित क्यों कर रहा है, क्योंकि यह मेरे प्यारे बच्चों अग्र अभिनति में है। अग्र अभिनति में जवन डायोड रहेगा वह प्रकाश उत्सर्जित करेगा ही करेगा, समझ गए ना। और जो मेरे प्यारे बच्चों रिवर्स वाइस में रहेगा, ठीक है ना, जो हमारा आरबी में रहेगा वह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा अग्र अभिनति में रहेगा और जो डायोड रहेगा, ठीक है ना, वह प्रकाश उत्सर्जित करबे करेगा। यह हम लोग का जो जेनर डायोड होता है ना, यह एगो अग्र अभिनति का पीएन संधि डायोड होता है, और यह अग्र अभिनति में होने के कारण यह प्रकाश भी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। और यहाँ देखिए, तो जब इसमें ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जेनर डायोड कहते हैं, ठीक है ना। यानी जेनर डायोड एगो हम लोग का पीएन संधि डायोड है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनर डायोड हम लोग कहते हैं। यहाँ से आप लोग समझ गए। यहाँ से आज की क्लास में बाबू लोग टोटल हम लोग 14 फिजिक्स का एकदम मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को समझाए हैं, बताए हैं। पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इसी क्लास में याद हो गया होगा कि हमारा जो 14 प्रश्न था, अब आप लोगों को इसको अलग से रटना नहीं पड़ेगा। बस यहाँ से एगो काम आप लोग करना है, समझाने का सिखाने का तो गारंटी मेरा है जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेवारी आपको भी करना लेना है अपने ऊपर कि आप लोग इसको बोल बोल कर नहीं, हो सकता है तो आप लोग लिख कर याद करिए, क्योंकि लिख कर याद करिएगा बाबू लोग ना तो आप लोग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग का हैंड राइटिंग सुधरेगा, आपका मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक याद रखें तो यहाँ से जिस तरह बताए हैं सिखाए हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखिए। सबसे पहले अपने जो जहाँ पर लिखते हैं नोट्स वाला में, और वहाँ से लिखने के बाद थोड़ा सा आप लोग एक दिन बाद क्या करिए, खुद से आप लोग एक अलग से रफ पे लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना, कि आप लोगों से लिखा पा रहा या नहीं। फिर आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोगों से 100% याद हो जाएगा, क्योंकि याद तो हम आप लोगों को इसी वीडियो में करवा दिए हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस तो आप ही लोग करना है। तो प्रैक्टिस ले मत भागिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितना करिएगा उतने आप लोगों का रिजल्ट बेहतर मिलेगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए नोट्स जरूर बनाइएगा। जय हिंद।